हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अपना चैप्टर चल रहा था 1D मोशन, ओके। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा आप सभी को। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो क्या आता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ change in velocity with respect to time, उसको अपन क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी v है तो इसका मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होना है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन वो होती है जो वेलोसिटी में चेंजेस जो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या होगी? डायरेक्शन। ध्यान रखना, मैंने बोला है वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में। मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, the direction of acceleration is same the direction of change in velocity, change in velocity, वेलोसिटी के चेंजेस की डायरेक्शन बात कर रहा हूं, नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. It is a vector quantity. The direction of acceleration is same as the direction of change in velocity, but not the direction of velocity. Okay? चलिए तो आगे बात करते हैं. अब देखो, इसकी मैं अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? करेक्ट? तो इसकी यूनिट होती है यूनिट और डायमेंशन. तो देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की अपॉन टाइम है तो सेकंड और आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो जाएगी? एक्सेलरेशन की. अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो मीटर को क्या लिखूंगा मैं? L1 अपॉन T2. तो ये आ जाएगा L1 T-2 और m है नहीं, मास नहीं तो m0. ये क्या आ जाएगी अपने पास? डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन. क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब मुद्दा ये आता है कि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी चेंजेस का नाम मैंने क्या बोला? एक्सीलरेशन. तो मुद्दा ये है कि वेलोसिटी में चेंजेस किस प्रकार से हो सकते हैं. मुद्दा क्या है? वेलोसिटी में चेंजेस किस प्रकार से होते हैं. तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. अब वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या है? डायरेक्शन. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी क्या हुई? चेंज. तो एक्सेलरेशन आया.
अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज, तो भी क्या एक्सेलरेशन आया, और दोनों ही चेंज हुई तो वेलोसिटी तो चेंज होनी ही है, और वेलोसिटी चेंज होनी है तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी तीन प्रकार से चेंज हो सकती है। कितने प्रकार से चेंज हो सकती है, चेंज तीन प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास है चेंज इन वेलोसिटी कितने प्रकार से हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए, पहला तरीका, वो भी देखेंगे कैसे होगा। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और थर्ड है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो इन तीन तरीके से अपन वेलोसिटी को चेंज करेंगे, तो अपने पास एक्सेलरेशन आने के क्या है, चांसेस है, ओके। तो देखिए मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो अगर आपके पास इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाए, या तो पैरेलल डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो आपके पास एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, या एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं। सो एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। अगर मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, तो वेलोसिटी ऐसे है, अगर इसका एक्सीलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर आ जाए, क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो ये जो पार्टिकल है वो इस प्रकार मूव करने लग जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो व्हेन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। व्हेन direction of velocity and acceleration is parallel or anti-parallel, then the only magnitude of velocity changes। कितना क्लियर है। नेक्स्ट, दोनों कब चेंज हो गए, तो वो दोनों कब चेंज हो गए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर जो एक्सेलरेशन है वो किसी एंगल पे लग रहा हो, एक्सेलरेशन जो है वो किसी के लग रहा हो, एंगल पे लग रहा हो, जैसे थीटा एंगल पे लगा, तो थीटा एंगल पे लगेगा तो इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक कौन सा आएगा, पैरेलल कंपोनेंट, और एक कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं चाहूं तो ये भी क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, ये भी एंगल थीटा, तो एक तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, a cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, a sin थीटा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो क्या बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड, अब पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, और एंटी पैरेलल है तो कम कर देगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का वो डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो अपने पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कब चेंज हो सकते हैं, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी किसी एंगल पे काम कर रहे हो, और ये थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, और थीटा जो है 90 डिग्री, 0 या पाई और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री हो गया तो डायरेक्शन चेंज होगी, 0 या 180 होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और इनके अलावा किसी और एंगल पे काम करेगा तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के काम आएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो वो डायरेक्शन चेंज करने के क्या आएगा, काम आएगा, ओके। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आएगा तो डायरेक्शन चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो वेलोसिटी को दोस्तों आपको पूछे कि वेलोसिटी को चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करके, मैग्नीट्यूड चेंज करके, या दोनों चेंज करके। अगर आपको बोले मैग्नीट्यूड चेंज करना तो एक्सीलरेशन कैसे लगेगा, पैरेलल, अगर बढ़ाना है वेलोसिटी को तो पैरेलल,
अगर घटाना है तो एंटी पैरेलल, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है तो परपेंडिकुलर, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो किसी एंगल पे, एंगल क्या होगा 0 पाई को छोड़ के और 90 डिग्री को छोड़ के। ओके, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखो ध्यान से, पैरेलल और एंटी पैरेलल में एक्सीलरेशन कैसे आता है आपको देखा होगा, तो फ्री फॉल होता है, इसको छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कैसे काम करेगा, नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो कांसेप्ट है उसमें क्या चेंज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर किस में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका आ जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर आपका जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। और मैं बोलूं कि अगर दोनों ही चेंज होने हैं तो ये दोनों चेंज होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखो चेंज कैसे होते हैं, याद तो ऐसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऐसे आएगा, तो जी तो कैसे काम कर रहा है, ऐसे, और वेलोसिटी उस कंडीशन में क्या आएगी, ऐसे, टेंजेंशियल। तो देखो इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बना कि नहीं बना, तो किसी एंगल पे काम कर रहा है। अगर मैं यहां बात करूं तो वेलोसिटी कैसे है, इधर, एक्सीलरेशन कैसे है, इधर, डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, कोई ना कोई एंगल होगा, तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएगा, और एक कंपोनेंट जो क्या है, क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन, और पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है एक्सीलरेशन के टाइप्स क्या क्या है। जैसे अपने स्पीड के टाइप बढ़े, वेलोसिटी के टाइप बढ़े, वैसे ही क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। करें स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक आता है नॉन यूनिफॉर्म, या वेरिएबल भी बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन। एक है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और एक है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, और एक है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। करें, तो देखिए स्पीड में भी अपने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सीलरेशन में भी है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब हो सकता है, सोचो, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने बोला एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में कितनी चीजें आती है, दो,
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंदर चेंजेज नहीं होते, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन कैन से बी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल की बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है g के बराबर। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसे गिर रहा है तो g नीचे की तरफ काम कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो भी g कैसे काम कर रहा है, हमेशा नीचे कहीं भी चले जाओ g हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, काम करेगा। तो g तो कांस्टेंट है, g क्या है, एक्सीलरेशन। तो इस कंडीशन में ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही। इस कंडीशन में भी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसका ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही। तो अगर दोनों सेम है तो एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब होता है, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही क्या हो जाए, चेंज। तो उसे कौन सा बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, चेंजेस, या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन है वो आपका क्या रहने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने वाला है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसमें एक्सीलरेशन जो है वो चेंज होता है। और चेंज कैसे होता है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन क्या होती है, जो वेलोसिटी वेक्टर उसके टेंजेंशियल उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। तो मोस्टली कई लोग ये बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है ये दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कैसे होती है कि अगर सर्कुलर पाथ है तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आएगा वो एक्सीलरेशन की क्या होगी, डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है सर्कुलर मोशन के अंदर, बट डायरेक्शन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज। और मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म, और मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने वाला है। तो यहां कोई रीजन पूछे तो आप बोलोगे डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। कैसे होते हैं देख सकते हो आप, ये सर्कुलर मोशन है तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं इसका डायरेक्शन करूं तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऐसे आएगा। अगर इस पॉइंट पे करूं तो कैसे आएगा, ऐसे। इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, टेंजेंशियली होता है। तो डायरेक्शन कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन में सर्कुलर मोशन जो है वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बाद आता है एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन सिंपल है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या आएगा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन वो आपके क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा कि अगर ये टाइम जो है वो टाइम जो है वो आपका जीरो की तरफ चला जाए, यानी बहुत कम टाइम लिमिट हो, उसके अंदर जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो वो लिख देंगे dv by dt। ये आपका क्या जाएगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है, ओके।
तो ये था अपना टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, एक बार इनको लिख लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। आपको एक पार्टिकल दे रखा है, उस पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट है s बराबर 2t² प्लस 3t प्लस 4। क्या है? 2t² प्लस 3t प्लस 4। ये एक पार्टिकल का आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आपको पहला क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन, और तीसरा आपको बताना है कि एक्सेलरेशन किस प्रकार का है। ठीक है, कि टाइम डिपेंडेंट है कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसको रहने दो। आपको बताना है, एक तो वेलोसिटी बतानी है और क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा? 4t प्लस 3। इसका डेरिवेटिव कर दिया। अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 4, इसका 0। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यहाँ टी का टर्म नहीं है तो टी के साथ वेरी नहीं कर रहा। ओके, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देता है at² माइनस bt³। एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? at² माइनस bt³। आपको क्वेश्चन बनाना है, फाइंड द टाइम व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है? 0। उस कंडीशन में आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। तो दोस्तों अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? at² माइनस bt³। आपको क्या बताना है? कि वो टाइम बताना है तब एक्सीलरेशन क्या हो? 0। फाइंड द टाइम व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सीलरेशन कितना है? 0। तो अगर मेरे को यहां से एक्सीलरेशन चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टाइम डेरिवेटिव। अगर एक बार टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी। तो वो कितना आ गया? 280। इसका डेरिवेटिव इसका आ गया 3bt²। इतना आया कि नहीं आया? इसका एक बार टाइम डेरिवेटिव और लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो यह आएगा 2a और इसका कितना आ जाएगा? 6bt। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। 0 कर दिया। तो यहां से t पता कर लो, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 2a/6b। तो t बराबर आ गया a/3b। अगर सेकंड है तो क्या लिख सकता हूं मैं? सेकंड। यानी अगर टाइम a/3b होगा उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या होगा? 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0। ओके, तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो आपको दिमाग में चलने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। करें, चलिए एक क्वेश्चन है
कि एक पार्टिकल है 10 केजी मास का, कितने केजी मास का है, 10 केजी मास का, ठीक है। उस पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से उसमें जो वेलोसिटी है वो आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने की वेलोसिटी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। उसके बाद उस पे एक फोर्स लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर अब यहां आ गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये जो फोर्स है वो लगा t बराबर 2 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए लगा, t बराबर 2 सेकेंड के लिए आपका एक फोर्स लगा। उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और चेंज हो गई कितने हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या था, 10 केजी का पार्टिकल था, उस पर कोई फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से वेलोसिटी आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकंड के लिए उस पे एक फोर्स लगा जिसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट, और वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और बताई थी, क्या लिखा था मैंने, डेल्टा v बाय डेल्टा t। v यहां पर क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा एक तरीके से। तो अगर इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस। इधर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। और चेंज कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, अपॉन डेल्टा टी कितना है 2 सेकेंड। तो -2 -10 अपॉन 2 कितना आ गया, -12/2, तो कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक। तो कर पाओगे। तो ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें अपने डिस्कस किया एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, और एक्सीलरेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके।